इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं ना, जो सिर्फ एक इंसान के नहीं बल्कि पूरे जमाने की पहचान बन जाते हैं। सद्दाम हुसैन एक ऐसा ही नाम है, एक ऐसा शासक जिसका जिक्र आते ही दुनिया आज भी दो हिस्सों में बंट जाती है। कुछ के लिए वो एक हीरो थे, एक मजबूत अरब नेता जिन्होंने इराक को मॉडर्न बनाया और पश्चिमी ताकतों को आंख दिखाई, तो वहीं दूसरों के लिए वो एक क्रूर बेरहम तानाशाह थे जिनके हाथ लाखों बेगुनाहों के खून से रंगे थे। आज हम इसी उलझी हुई और विरोधाभासी शख्सियत की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। एक किसान के बेटे से इराक के बेताज बादशाह बनने और फिर एक भगोड़े की तरह पकड़े जाने तक का पूरा सफर। देखिए, सद्दाम की विरासत को समझना चाहें तो खुद को एक चौराहे पर खड़ा पाएंगे, और यही वो दुविधा है जो इस स्लाइड में साफ दिखती है। एक तरफ उनके चाहने वाले हैं जो कहते हैं कि सद्दाम ने अरबों के सम्मान को जगाया, अमेरिका और इजराइल को चुनौती दी और इराक के तेल से मिली दौलत से देश की तरक्की की, शानदार सड़कें, अस्पताल और स्कूल बनवाए। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है, एक ऐसी हकीकत जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। उनके राज में 2.5 लाख से ज्यादा इराकी या तो मार दिए गए या फिर गायब हो गए। उन्होंने ईरान और कुवैत पर हमला करके पूरे इलाके को दशकों तक न खत्म होने वाली जंग की आग में धकेल दिया। और शायद सबसे खौफनाक, उन्होंने अपने ही देश के लोगों, खासकर कुर्दों पर जहरीली गैस से हमला करवाया। ये दोनों ही तस्वीरें एक ही इंसान की हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? सद्दाम का सत्ता तक पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं था। नहीं, ये तो दशकों की प्लानिंग, साजिशों और सही वक्त पर चली गई सही चाल का नतीजा था। उनकी कहानी शुरू होती है तिक्रित के एक छोटे से गांव से, जहां वो गरीबी में पले बढ़े, लेकिन उनके सपने बचपन से ही बहुत बड़े थे। उनकी जिंदगी ने मोड़ तब लिया जब वो बगदाद चले गए अपने चाचा खैरल्ला तुल्फा के साथ रहने, जो एक कट्टर अरब राष्ट्रवादी थे। बस यहीं से सद्दाम के मन में सियासत और ताकत की एक ऐसी भूख जगी जो फिर कभी शांत नहीं हुई। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1957 में 20 साल का एक नौजवान सद्दाम बाथ पार्टी में शामिल होता है। ये वो पार्टी थी जो पूरे अरब को एक करना चाहती थी। सद्दाम ने पार्टी में अपनी पहचान एक निडर और बेरहम शख्स के तौर पर बनाई। फिर आया साल 1968, जब बाथ पार्टी ने बिना खून खराबे के सत्ता पर कब्जा कर लिया। सद्दाम को इसका इनाम मिला और वो बन गए वाइस प्रेसिडेंट। पर असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा था। प्रेसिडेंट अहमद हसन अल बकर बूढ़े हो रहे थे और सद्दाम धीरे धीरे सारी ताकत अपने हाथों में समेट रहे थे। 1972 में इराक के तेल उद्योग को सरकारी कब्जे में लेना उनका मास्टर स्ट्रोक था। इससे देश का खजाना भर गया और सद्दाम आम इराकियों की नज़र में हीरो बन गए। और फिर 1979 आखिरकार वो दिन आया जब उन्होंने प्रेसिडेंट अल बकर को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया और खुद इराक के सबसे बड़े नेता बन गए। राष्ट्रपति बनते ही सद्दाम ने दुनिया को ये साफ साफ दिखा दिया कि उनका राज कैसा होने वाला है। उन्होंने तय कर लिया था कि कोई भी कभी भी उन्हें चुनौती देने की हिम्मत ना कर सके, और इसके लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया वो इराक के इतिहास का एक बेहद काला पन्ना बन गया। सत्ता संभालने के बस कुछ ही हफ्तों बाद 22 जुलाई 1979 को उन्होंने बाथ पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की एक मीटिंग बुलाई। उस हॉल में जो लोग बैठे थे, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनमें से कई लोगों के लिए वो जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। उस दिन जो हुआ वो किसी डरावने सपने जैसा था। सद्दाम ने मंच से ऐलान किया कि पार्टी में ही कुछ गद्दार छिपे हैं जो उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। फिर एक कांपते हुए पार्टी मेंबर को स्टेज पर लाया गया, जिसने एक जबरदस्ती लिखवाया गया कबूलनामा पढ़ा। वो एक एक करके हॉल में बैठे अपने ही साथियों के नाम लेता गया। जैसे ही किसी का नाम आता, सिक्योरिटी वाले उसे घसीट कर बाहर ले जाते। पूरे हॉल में मौत का सन्नाटा था। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई और उससे पूरे देश को दिखाया गया। मकसद सिर्फ दुश्मनों को खत्म करना नहीं था, मकसद था डर को एक हथियार बनाना। सद्दाम ने बचे हुए नेताओं को ही हुक्म दिया कि वो उन 22 लोगों को खुद गोली मारें, ताकि हर किसी के हाथ खून से सनजाएं और कोई बगावत का सोच भी न सके। इसी खौफ की बुनियाद पर सद्दाम ने अपने शासन की इमारत खड़ी की, और ये इमारत विरोधाभासों से भरी थी। एक तरफ वो इराक को मॉडर्न बनाने में लगे थे और दूसरी तरफ अपने विरोधियों को पुराने जमाने के तरीकों से कुचल रहे थे। उनके राज को समझने के लिए इन दोनों ही चेहरों को देखना जरूरी है। एक वो सद्दाम जो देश बना रहा था और एक वो जो अपने ही लोगों को मिटा रहा था। 1970 के दशक में तेल की कीमतें आसमान पर थीं और इराक के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। सद्दाम ने इस पैसे से देश की तस्वीर बदल दी। उन्होंने एक ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम बनाया जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में होती थी।
एक जबरदस्त लिटरेसी कैंपेन चलाया जिससे लाखों अनपढ़ इराकी पढ़ना लिखना सीखें और इस काम के लिए उन्हें यूनेस्को से अवार्ड तक मिला। पढ़ाई लिखाई यूनिवर्सिटी लेवल तक एकदम मुफ्त कर दी गई। महिलाओं को अरब दुनिया में सबसे ज्यादा अधिकार दिए गए, काम की आज़ादी, बराबर तनख्वाह और लंबी मैटरनिटी लीव। एक वक्त था जब बगदाद को मिडिल ईस्ट का पेरिस कहा जाने लगा था। लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे एक बहुत ही अंधेरा सच छिपा हुआ था। ये सारी तरक्की एक शर्त पर मिल रही थी, और वो शर्त थी पूरी वफादारी। सद्दाम का इराक एक पुलिस स्टेट था जहां हर किसी पर हर वक्त नजर रखी जाती थी। ये जो लाइन आप स्लाइड पर देख रहे हैं, ये उस दौर की सच्चाई को बयां करती है। सद्दाम ने कई खुफिया एजेंसियों का एक ऐसा जाल बिछा रखा था कि लोग अपने पड़ोसियों से, अपने साथ काम करने वालों से, यहाँ तक कि अपने घर वालों से भी डरने लगे थे। एक गलत शब्द, सरकार की जरा सी भी बुराई, और आप और आपका पूरा परिवार गायब हो सकता था। और ये सिर्फ एक डर नहीं था, ये एक हकीकत थी। ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी संस्थाएं अनुमान लगाती हैं कि सद्दाम के दौर में लगभग 2.5 लाख से लेकर 2,90,000 तक इराकी या तो मार दिए गए या हमेशा के लिए लापता हो गए। ये वो लोग नहीं थे जो जंग में मारे गए, नहीं, ये आम लोग थे, राजनीतिक विरोधी, शिया, कुर्द या कोई भी जिसे हुकूमत के लिए खतरा समझा गया। ये आंकड़ा सद्दाम के शासन की क्रूरता का सबसे बड़ा और सबसे भयानक सबूत है। देश के अंदर अपनी सत्ता पर लोहे की पकड़ बनाने के बाद सद्दाम की महत्वाकांक्षाएं इराक की सीमाओं के बाहर देखने लगीं। वो खुद को सिर्फ इराक का नहीं बल्कि पूरे अरब का सबसे बड़ा नेता बनाना चाहते थे, और इसी सोच ने इराक को 1 दशक तक चलने वाली जंग में झोंक दिया। एक ऐसी जंग जिसने न सिर्फ देश को तबाह किया बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 1980 में सद्दाम ने पड़ोसी देश ईरान पर हमला कर दिया। उन्हें लगा कि ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति उनके लिए खतरा है और ये एक आसान जीत होगी। लेकिन ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। ये जंग 8 साल तक चली। इसमें करीब 10 लाख लोग मारे गए। ये एक बहुत ही क्रूर लड़ाई थी जिसमें केमिकल हथियारों तक का इस्तेमाल हुआ। इसी जंग के बीच 1988 में सद्दाम ने अपने ही देश के कुर्द लोगों पर अनफाल नाम का एक कहर बरपाया, और जैसे ही ईरान से जंग थमी, सद्दाम ने एक और विनाशकारी कदम उठाया। 1990 में उन्होंने अपने छोटे लेकिन बेहद अमीर पड़ोसी देश कुवैत पर हमला कर दिया। अनफाल अभियान ये सद्दाम की क्रूरता की इंतहा थी। ईरान इराक युद्ध में कई इराकी कुर्दों ने ईरान का साथ दिया। सद्दाम ने इसे देशद्रोह माना और बदला लेने की ठानी। लेकिन ये सिर्फ बदला नहीं था, ये एक नस्ल को मिटाने का अभियान था। इराकी सेना ने हजारों कुर्द बाओं को जमीन में मिला दिया, लोगों को रेगिस्तान में ले जाकर जिंदा दफन कर दिया, और सबसे बुरा, हलबजा जैसे शहरों पर जहरीली गैस से हमला किया, जिसमें एक ही दिन में 5,000 से ज्यादा आम लोग मारे गए। अनफाल को आज दुनिया एक नरसंहार के तौर पर याद करती है। तो फिर कुवैत पर हमला क्यों हुआ? इसकी कई वजहें थीं। ईरान से 8 साल की जंग लड़कर इराक कंगाल हो चुका था। उस पर कुवैत जैसे अमीर देशों का अरबों डॉलर का कर्ज था। सद्दाम ने कहा कि ये कर्ज माफ कर दो क्योंकि मैंने तुम्हारी हिफाजत की है। कुवैत ने मना कर दिया। फिर सद्दाम ने आरोप लगाया कि कुवैत ज्यादा तेल निकालकर कीमतें गिरा रहा है, और आखिर में उन्होंने इतिहास की किताबें खोलकर दावा कर दिया कि कुवैत तो हमेशा से इराक का ही हिस्सा था। बस इन्हीं सब वजहों ने मिलकर एक विस्फोटक मिश्रण बनाया, और 2 अगस्त 1990 को इराकी टैंक कुवैत में घुस गए। कुवैत पर हमला सद्दाम के पतन की शुरुआत साबित हुआ। इस एक कदम ने पूरी दुनिया को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। अमेरिका की लीडरशिप में दुनिया भर के देशों की सेना ने मिलकर इराकी फौज को कुवैत से खदेड़ दिया। सद्दाम इस जंग के बाद भी गद्दी पर तो बने रहे, लेकिन अब वो दुनिया की नज़र में एक विलन बन चुके थे। उनके पतन का आखिरी चैप्टर शुरू हो चुका था, जिसकी मंजिल थी तबाही। पहले खाड़ी युद्ध में हार के बाद यूनाइटेड नेशंस ने इराक पर बहुत सख्त आर्थिक पाबंदियां लगा दी। मकसद था सद्दाम को खतरनाक हथियार बनाने से रोकना, लेकिन इसकी सबसे भारी कीमत चुकाई आम इराकी लोगों ने। जरा इस चार्ट को देखिए। 1990 में इराकी इकोनॉमी $44 बिलियन से ज्यादा थी। सिर्फ 5 साल बाद ये सिकुड़कर $9 बिलियन रह गई। देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। महंगाई आसमान पर थी, अस्पतालों में दवाइयां नहीं थीं, और एक समय का अमीर देश गरीबी और भुखमरी में जीने को मजबूर हो गया। 1990 का पूरा दशक ऐसे ही बीता। फिर अमेरिका में हुए 9/11 के हमले और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। अमेरिकी सरकार ने सद्दाम हुसैन पर अल-कायदा से रिश्ते रखने और छिपकर बहुत खतरनाक हथियार बनाने का आरोप लगाया।
इन्हीं आरोपों के आधार पर मार्च 2003 में अमेरिका और उसके साथी देशों ने इराक पर फिर से हमला कर दिया। लेकिन इस बार मकसद सिर्फ सेना को पीछे धकेलना नहीं था, बल्कि सद्दाम के शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना था। अमेरिकी हमला बहुत तेज था। कुछ ही हफ्तों में बगदाद पर कब्जा हो गया और सद्दाम का 24 साल पुराना राज ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। सद्दाम खुद गायब हो गए। कई महीनों तक किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ हैं। फिर दिसंबर 2003 में अमेरिकी सैनिकों ने उन्हें उनके ही शहर तिक्रित के पास एक खेत में बने एक छोटे से तहखाने, जिसे स्पाइडर होल कहा गया, उसमें छिपा हुआ पाया। सोचिए, जिस तानाशाह की एक झलक से कभी पूरा देश कांप जाता था, वो अब एक थका हुआ बिखरे बालों वाला भगोड़ा था। सद्दाम को पकड़कर नई इराकी सरकार के हवाले कर दिया गया। उन पर एक स्पेशल इराकी अदालत में केस चलाया गया। वैसे तो उन पर अनगिनत इल्जाम थे, लेकिन अदालत ने 1982 में दुजेल गांव में 148 शिया लोगों की हत्या के मामले पर फोकस किया। ये हत्याएं सद्दाम पर हुए एक नाकाम हमले के बाद बदले में की गई थीं। पूरे मुकदमे के दौरान सद्दाम का रवैया अक्खड़ बना रहा। उन्होंने अदालत को मानने से ही इनकार कर दिया। आखिरकार उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी पाया गया। 5 नवंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को मौत की सजा सुनाई गई और 30 दिसंबर 2006 की सुबह उन्हें फांसी दे दी गई। उनकी फांसी के साथ ही इराक पर उनके लगभग 35 साल के लंबे और दबदबे वाले शासन का अंत हो गया। एक दौर खत्म हुआ, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। सद्दाम की मौत को आज कई साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी विरासत पर बहस आज भी उतनी ही गर्म है जितनी उनके जिंदा रहते हुए थी। वो तो चले गए, लेकिन उन्होंने जो दरारें पैदा की थीं, वो आज भी इराक और पूरे मिडिल ईस्ट में महसूस की जाती हैं। इतिहास उन्हें कैसे याद रखेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये सवाल आप पूछ किससे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए, खासकर कुछ सुन्नी अरबों और दूसरे देशों के अरब राष्ट्रवादियों के लिए, सद्दाम का दौर स्थिरता और देश के गौरव का दौर था। वो याद करते हैं कि कैसे इराक एक सेक्युलर देश था जहां कट्टरपंथ की कोई जगह नहीं थी। वो उन्हें एक ऐसे नेता के तौर पर देखते हैं जिसने देश की आज़ादी की रक्षा की। लेकिन उनके सताए हुए लोगों के लिए, कुर्दों के लिए, शियाओं के लिए और उन अनगिनत लोगों के परिवारों के लिए जिन्हें उन्होंने मरवा दिया, सद्दाम एक शैतान से कम नहीं थे। उनके लिए वो एक जालिम थे जिन्होंने देश को अपनी जाती जागीर और लोगों को अपना गुलाम समझ लिया था। एक ही इंसान जो बनाने वाला भी था और मिटाने वाला भी। शायद यही उनकी विरासत का सबसे बड़ा सच है। और आखिर में सद्दाम हुसैन की कहानी हम सबको एक बहुत मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। हम किसी ऐसे लीडर को कैसे आंकें जिसके खाते में देश का विकास भी दर्ज हो और अपने ही लोगों का कत्लेआम भी? क्या अच्छी सड़कें और अस्पताल सामूहिक कब्रों के गुनाह को कम कर सकते हैं? क्या देश का गौरव डर और जुल्म के माहौल को सही ठहरा सकता है? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही सवाल सद्दाम हुसैन की उलझी हुई, परेशान करने वाली और कभी ना सुलझने वाली विरासत का असली मतलब है।